Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Fast Track to 50 series of Indian economy and Indian financial systems. So, today the topic that we are going to cover is NBFC, that is non banking financial companies. So, non banking financial companies. साथ ही मैं बता दूं इसकी रेलेवेंस लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था नवंबर 2025 में एनबीएफसी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड अदरवाइज ऑल्सो इट हैज़ ऑलवेज बिन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉड्यूल सी, तो इसको आप ध्यान से देखना, कॉन्सेप्चुअली इसे समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो लोग फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज की ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि दिस सीरीज वी हैव लॉन्च विद द एम कि आप इससे रिलेटेड जो 25 वीडियोस आएंगी इस सीरीज में आईई एंड आईएफएस की 25 वीडियोस विल बी अपलोडेड टोटल, एंड दिस इज द 15th लेक्चर आउट ऑफ दोज 25। और इसमें हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि आपको एग्जाम में एटलीस्ट 50 मार्क्स लाने में मदद कर सके। तो इस एम के साथ ये सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब मे 2026, लेट मी टेल यू इट इज़, इफ़ यू फॉलो दिस सीरीज थ्रू आउट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी स्ट्रैटेजिकली समझने में कि किस टॉपिक्स में से आप किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितनी फ्रीक्वेंसी में से कोई क्वेश्चंस किस टॉपिक में से पूछे जाते हैं, एंड ऑल दैट। सो डू चेक इट आउट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज एनबीएफसी? देखो, एनबीएफसी के एक तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो एक कंपनी है। कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का मतलब है एनी एंटिटी दैट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। Earlier it was 1956, later the act was amended and now it is Companies Act 2013। तो इसके तहत जब कोई एंटिटी, कोई बिजनेस अपने आप को रजिस्टर करा लेता है, वो कंपनी बन जाता है। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो जब भी मैं किसी भी चीज़ के आगे कंपनी लगाऊं, इसका मतलब इम्प्लाइड है कि वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर। लोन्स, एडवांसेस प्रोवाइड करती है, क्रेडिट में मतलब मदद करती है, बाय एंड सेल करती है शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़। इसके अलावा लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट फंड सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी कि बैंक जैसी ही काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बट इज इट अ बैंक? नो, इट्स नॉट अ बैंक, इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सर्विस दैट अ बैंक डज। अलग अलग सेक्टर, अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग तरीके की एनबीएफसी हो सकती है। जैसे बैंक में तो यूनिवर्सल बैंक आ जाता है ना, जो एक ही बैंक में हर तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, उसी बैंक की सब्सिडरीज अलग अलग एक्टिविटीज कर रही हैं, या है ना, सेक्टर्स को केटर कर रही हैं अलग अलग। लेकिन एनबीएफसी के केस में ये सारी चीजें होती हैं विद द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट वो हर तरीके की एनबीएफसी नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है, तो डिपॉजिट की जो फैसिलिटी है वो कुछ ही एनबीएफसीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन आ जाती हैं। बट अदर देन दैट यू हैव टू रिमेंबर कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नाम से ही पता होना चाहिए आपको, बैंक की सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं लेकिन बैंक नहीं है, क्या है, कंपनी है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज अलग अलग तरीके की करती हैं। लीगल डेफिनेशन एज पर आरबीआई एक्ट 1997 की जो अमेंडमेंट आई थी, उसमें बताया गया कि एनबीएफसी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, और अ नॉन बैंकिंग कंपनी भी इसको कहा जा सकता है, हुज मेन बिजनेस इज टेकिंग डिपॉजिट और लेंडिंग मनी और एनी अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट द आरबीआई स्पेसिफाइज। तो बहुत ब्रॉडन है इसके ऑपरेशंस का स्कोप। डिपॉजिट्स सारी एनबीएफसीज नहीं लेती, कुछ टाइप की एनबीएफसीज लेती हैं। टू स्टार्ट एन एनबीएफसी दो कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट, यू मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एनबीएफसी बनने के लिए, और साथ के साथ मिनिमम 10 करोड़ के नेट ओन फंड्स होने चाहिए। पहले ये लिमिट 2 करोड़ थी, अब इसको इंक्रीज करके 10 सीआर कर दिया गया है। सो दिस इज द लिमिट दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो एनबीएफसी से रिलेटेड दो क्राइटेरिया ये, प्लस कंपनी होने के लिए जो उसको रजिस्टर होना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के तहत वो। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन देगा? आरबीआई देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देगा? क्या आप जब कंपनी बन रहे हो, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वैसे तो ये नहीं पूछा जाएगा, मतलब बहुत कम चांसेस है कि इतना डीप आपसे पूछा जाए, बट स्टिल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
कि कंपनी बनी है, एस्टैब्लिश हुई है, दैट इज गिवन बाय व्हाट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के तहत जब आप रजिस्टर होगे तो आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी लेना है आरबीआई से, और आपकी नेटवर्थ जो है वो 10 करोड़ की होनी चाहिए। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप नहीं कर सकते एज एनबीएफसी? जब मैंने से आपको समझना है कि मैं आपको एनबीएफसी बोल रही हूँ, ठीक है। तो एनबीएफसी क्या क्या नहीं कर सकते? डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकते बैंक्स की तरह, मतलब उनका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। कुछ टाइप्स हैं, अगेन आई वुड लाइक टू रीट्रेट माई सेल्फ, कुछ टाइप्स हैं जो ले सकते हैं। हर कोई एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेती। दे कैन नॉट इशू चेक्स और बी अ पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम। ठीक है, जो पेमेंट सिस्टम है बैंकिंग के, जो हमने अलग अलग टाइप के पेमेंट सिस्टम्स समझे हैं, या अगर हमने इस सीरीज में नहीं भी किए तो यू शुड नो कि देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम, है ना। ऑनलाइन बैंकिंग, आपके एटीएम्स के थ्रू जो आप पैसा निकलवाते हो, चेक्स का इस्तेमाल करते हो, जो भी मतलब बैंकिंग से रिलेटेड पेमेंट सिस्टम्स हैं, उनका पार्ट ये डायरेक्टली एनबीएफसीज नहीं हो सकते। दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई। बैंक्स जिस तरह से आरबीआई से अलग अलग रेपो रेट्स एंड ऑल पे बोरो कर लेते हैं, एनबीएफसीज कैन नॉट डू दैट। दे डू नॉट इंक्लूड कंपनीज हुज मेन बिजनेसेस, अगर किसी एनबीएफसी का मेन बिजनेस एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, या रियल एस्टेट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज लैंड, तो लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट, तो अगर रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल है तो दे कैन नॉट बी एनबीएफसीज। ठीक है, दे कैन नॉट, बेसिकली एनबीएफसीज कैन नॉट परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। तो अब एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इनकी बिगिनिंग हुई 1960s में, बहुत छोटे से पैमाने पर ये स्टार्ट हुई, ताकि सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स की मदद कर सके जिनके पास बैंक सर्विसेज नहीं है। तो हर जगह बैंक्स नहीं होते थे, हर जगह बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अलग से ये एक एंटिटी हमने बनाई, ताकि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, है ना, स्मॉल अमाउंट पे जो सेविंग्स कर रहे हैं, उनके लिए मदद हो सके। तो इट वॉज रेगुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट एट दिस स्टेज। 1975 में इनकी जो प्रोमिनेंस है वो बढ़ने लगी, और आरबीआई ने यहाँ पर रेगुलेशन स्टार्ट कर दी। तो चैप्टर 3B वॉज एडेड टू द आरबीआई एक्ट, जिसने की पावर दी आरबीआई को टू रेगुलेट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। वो एनबीएफसी जो कि डिपॉजिट ले रही हैं, उन्हें रेगुलेट करने की पावर आरबीआई के पास चली गई। डिपॉजिट लेने वाली स्पेशली क्यों? क्योंकि देखो, जब लोगों के डिपॉजिट्स, लोगों का पैसा आपके पास आकर सेव होने लग जाए, दैट मीन्स कि अब आपके ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है ना। बिकॉज इफ सम कंपनी इज अनट्रू, है ना, या फ्रॉड करने की उसमें है, तो वो पैसा लेके भाग जाएगी और लोगों का नुकसान होगा। एंड आरबीआई एज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दे कैन नॉट अलाउ दैट। तो इसीलिए नज़र रखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, इन्होंने पहले डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को अपने एम्बिट के अंदर लिया। जेम्स एस राज कमिटी आई इससे रिलेटेड, एंड उन्होंने रिकमेंडेशंस दी दैट एनबीएफसीज कुड नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ओनली, sorry, could not nahi, NBFCs could accept deposits only to a limited extent, and they required to maintain liquid assets like government securities. एक तो डिपॉजिट्स पे लिमिट लगा दो, और दूसरा हमेशा एनबीएफसीज को बोलो कि भाई लिक्विड एसेट्स अपने पास मेंटेन रखो इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि कल को कोई मुसीबत आए तो बेचकर तुम फाइनेंसिंग, अपनी जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन कर सको। 1980s टू 1990s, दैट इज एलपीजी का टाइम जो था, एलपीजी से थोड़ा सा पहले वाला, सो एनबीएफसीज बिकम रियली पॉपुलर एंड कस्टमर फ्रेंडली। लोगों को काफ़ी पसंद आया इसके ऑपरेशंस का जो तरीका है। 7,000 थी 1981 में, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर 30,000 तक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, इसीलिए एक शाख कमेटी बिठाई गई जिन्होंने रेगुलेशंस को और टाइटर करने की बात यहाँ पर करी। 1997 में एक मेजर लीगल रिफॉर्म आया, जिसमें कंपलसरी कर दिया कि एनबीएफसीज हैज़ टू रजिस्टर देमसेल्फ विद आरबीआई। अपने सीआरएआर की प्रोविजनिंग और रिस्क से रिलेटेड, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है आरबीआई के, वो फॉलो करने पड़ेंगे। पावर टू रेगुलेट एनबीएफसीज दे दी गई अंडर चैप्टर 3B, 3C एंड 5। किसको? आरबीआई को। 2000 के बाद मॉडर्न एरा स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर एनबीएफसीज ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें वो डील करते थे उसे एक्सपैंड कर दिया, टेक्नोलॉजी को इम्प्रोवाइज कर दिया, क्रेडिट प्रोडक्ट्स को बढ़ा दिया। दे बिकेम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम, एंड 2016 में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ कर दी गई थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ठीक है, जो भी रेगुलेटेड एनबीएफसीज हैं डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय आरबीआई, उनमें एफडीआई भी अलाउ कर दी गई। रोल ऑफ एनबीएफसीज इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि कोई भी सेक्टर अंडर सर्व ना रह जाए, कोई भी
जेंडर अंडर सर्व ना रह जाए, है ना? अगर किसी की इनकम बिलो पावर्टी वाले लोग हैं तो ऐसा ना हो कि उनके पास बैंकिंग की सुविधाएं ही नहीं है। तो हर एक चीज़ को केटर करने के लिए यहाँ पर एनबीएफसीज हैं। इनके मेन जो काम है या मेन जो रोल है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में ऑफरिंग्स देना, इजी एंड कस्टमाइजेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अभी आप देखोगे कि कितने सारे टाइप्स के एनबीएफसीज हमारे पास हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। और वो क्यों हैं? ताकि हर एक तरीके की एक्टिविटी, हर एक तरीके का सेक्टर, हर एक तरीके के बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करी जा सके। तो दे कवर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग दैट अ बैंक प्रोवाइड्स। बैंक एक ही जगह पे कभी कभी कर देता है यूनिवर्सल जब होता है, बट एनबीएफसी अलग अलग, एक एनबीएफसी सिर्फ माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, एक एनबीएफसी सिर्फ लोन फाइनेंस प्रोवाइड करेगी एंड ऑल दैट। कंपटीशन लेकर आई है बैंक्स के लिए, है ना? तो इसीलिए बैंक्स को भी अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ा। कोई भी अनबैंक्ड पर्सन है, बहुत रिमोट एरिया में है, वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड, फाइनेंशियल सर्विसेज इन्होंने करी, लीडिंग टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि कोई भी पीछे ना रह जाए, सब इंक्लूड हो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, दे ऑपरेट इन रिमोट अंडर बैंक्ड एरियाज एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये इसके कुछ बेसिक रोल्स हैं जिनको आप दिमाग में लेकर चल सकते हो। देन व्हेन इट कम्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज, तीन तरीके हैं इसको करने के, लाइबिलिटीज बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड साइज बेस्ड। सो लाइबिलिटी बेस्ड इज व्हाट? लाइबिलिटी बेस्ड मतलब जो डिपॉजिट्स आप लोगों से ले रहे हो, है ना, वो क्या है? दैट इज अ लाइबिलिटी। बैंक के लिए जो हम अपनी एफडी में पैसा डालते हैं, बैंक के लिए वो एसेट है या लाइबिलिटी है? ऑफ कोर्स लाइबिलिटी है, क्योंकि कल को बैंक को ये पैसा हमें वापस करना है। सिमिलरली एनबीएफसीज में अगर आप पैसा डालते हो तो दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर देम, क्योंकि कल को उनको ये पैसा और आपको रिटर्न करना है व्हेन एवर यू आस्क फॉर इट। तो जो भी एनबीएफसीज डिपॉजिट्स लेती हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, दे आर कॉल्ड एनबीएफसीज डी, दैट इज डिपॉजिट, और इसको कैटेगरी ए एनबीएफसीज बोला जाता है। एंड देन यू हैव एनबीएफसीज कैटेगरी बी, जिसको नॉन डिपॉजिट वाली बोलते हैं, जो ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स नहीं लेते। एक्टिविटी के बेस पर ये सारी अलग अलग बाइफर्केशंस हो सकती हैं। एसेट फाइनेंस, जो सिर्फ एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए लोन्स देती हैं। लोन कंपनीज, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से एनबीएफसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए एनबीएफसीज। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस, जो छोटे वाले माइक्रो फाइनेंसिंग नीड्स को केटर करने के लिए अलग से एनबीएफसीज। रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनीज, यानी कि जो भी इन कैटेगरीज में नहीं आ सकते काम, वो यहाँ पर रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनीज में आ जाएगा। फैक्टरिंग की सर्विस अगर प्रोवाइड करनी है, फैक्टरिंग हमने आगे जाकर हम और अच्छे से करेंगे। फैक्टरिंग एक तरह से लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए एक सर्विस होती है। ठीक है, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक सर्विस होती है, बट वी विल अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली इन अ लेक्चर, इन अ अपकमिंग लेक्चर, मॉड्यूल डी का। सो नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज, मॉर्टगेज गारंटी कंपनीज, अकाउंट एग्रीगेटर, है ना? एग्रीगेटर का मतलब खुद आप डील चाहे इतना नहीं करें, मतलब यू स्टोरिंग डेटा, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड डेटा, तो दैट इज एग्रीगेटर। यहाँ पर आपकी जो एनओएफ है दैट हैज टू बी 2CR। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आपकी जो एनओएफ है, दैट इज नेट ओन्ड फंड्स, वो आपके 2 करोड़ होने चाहिए। तो ये अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटी जो वो करते हैं उसके बेसिस पर बाइफर्केशन है। साइज के बेसिस पर अगर तो 500 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स हैं तो यू विल बी कॉल्ड अ सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट एनबीएफसी। ठीक है, तो इसको एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट एसआई, सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बोला जाएगा इफ योर एसेट इज मोर देन 500 करोड़। रेगुलेटरी ओवरसाइट कौन करता है? रेगुलेशन, ऑफ कोर्स आरबीआई। तो आरबीआई को ज़्यादा पावर्स मिल गई आरबीआई एक्ट 1997 के तहत। एनबीएफसीज मस्ट रजिस्टर विद आरबीआई एंड मेंटेन अ मिनिमम ओन्ड फंड्स। ठीक है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया एग्रीगेटर और पीयर टू पीयर की 2 करोड़ है ना? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज मस्ट कीप अ पोर्शन ऑफ एसेट्स इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। ये भी बात हम कर चुके हैं कि जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, एक तो उसको आरबीआई के प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स को, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब रिस्क के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए जो नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। एंड लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, कल को कोई मुसीबत आ गई, पैसा नहीं है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालकर रखना पड़ेगा, सो दैट इफ यू आर शॉर्ट ऑफ मनी यू कैन सेल दो सिक्योरिटीज एंड गेन लिक्विडिटी बैक। एनबीएफसीज मस्ट क्रिएट रिजर्व फंड, एक रिजर्व फंड अपने एनुअल प्रॉफिट का 20% ऑफ एनुअल प्रॉफिट में से रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे,
यानी कि अपने जो खाते बना रहे हो साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करने के लिए, या फिर बैलेंस शीट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है ना, ये सारी चीज़ों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। सारे के सारे डिस्क्लोजर्स साल के आखिर में जो जिस तरीके से बताया है वैसे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आपकी कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। उसकी ऑडिटिंग भी करानी पड़ेगी, स्पेशल ऑडिट्स भी, मतलब एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा और वो चेक करेगा कि जो खाते आपने बनाए हैं, जो प्रॉफिट्स आपने रिफ्लेक्ट किए हैं वो सही है या नहीं। तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा एंड दिस विल कम अंडर द रेगुलेशन ऑफ व्हाट, आरबीआई। इसके अलावा 2006 में एक फेयर प्रैक्टिस कोड इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इनकी और बेहतर हो सके। लोन्स ये जो दे रहे हैं, जो फाइनेंसिंग ये दे रहे हैं, ये किस प्राइसिंग पर दे रहे हैं और ये कहाँ से आई, उस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए फेयर प्रैक्टिस कोड और कस्टमर्स की सुविधा के लिए ये कोड बना था। क्या है ये आगे देखेंगे। 2007 में कॉरपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो आया फॉर इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ एनबीएफसीज। इसके अलावा नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज पर आरबीआई का ज़्यादा फोकस है इसे बूस्ट करने पर, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है। अदरवाइज सिस्टमैटिक रिस्क ज़्यादा हो रहा है व्हेन यू आर टेकिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर पीपल। तो आपकी नेटवर्थ, क्योंकि आपका बिजनेस ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें आपकी नेटवर्थ, नेट ओन फंड्स ये तो बढ़ जाएंगे, लेकिन रिस्क भी उतना ज़्यादा है। तो नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जो है वो फाइनेंसिंग की सुविधा देते हैं लेकिन वो डिपॉजिट्स अपने पास नहीं रखते। इसलिए आरबीआई चाहता है कि ऐसी एनबीएफसी को और ज़्यादा बूस्ट मिले। ठीक है जी। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर ये जो डिफरेंट एक्टिविटी बेस्ड या अदरवाइज जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी है उसमें से ये कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं जिसमें कुछ क्राइटेरिया है। तो ये दिस इज समथिंग दैट यू ओनली हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसमें समझाने लायक कुछ ज़्यादा है नहीं। तो जितनी भी हमने अलग अलग टाइप्स की एनबीएफसीज की बात करी है यहाँ पर, कैटेगरी ए बी है ना, उनको डिटेल में जाकर यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया है मैंने लिस्ट में, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट टाइम आई थिंक पूछा गया भी था। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो जो एसेट फाइनेंस कंपनी है उसका कितने परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम जो है एसेट्स की फाइनेंस में जानी चाहिए। तो आपने अगर ये वाला अच्छे से याद किया होगा तो आपको पता होगा कि इट इज़ 60%। ठीक है, तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज का सीलिंग रेट कितना है, तो यू शुड नो कि इट इज़ 12.5%। एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स कितने, 12 से 60 महीने तक, नॉट ऑन डिमांड। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसके प्रोविजंस हैं एक एक करके आप पढ़ो और इनको याद रखने की कोशिश करो, दे विल हेल्प यू इन द एग्जाम। ठीक है जी। तो या सो शैडो बैंकिंग एक कॉन्सेप्ट है जो इसमें बता दूं मैं आपको। शैडो बैंकिंग इज समथिंग कि बेसिकली नॉन बैंकिंग एंटिटीज, ये जो एनबीएफसी से परफॉर्मिंग बैंक लाइक ऑपरेशंस, लेकिन इनकी रेगुलेशन बहुत वीक होती है, तो उसको हम बोलते हैं शैडो बैंकिंग, कि कभी कभी पीपल मिस्टेक इट फॉर बैंक्स बट इट इज़ नॉट। ठीक है जी। फेयर प्रैक्टिस कोड आ गया एनबीएफसीज के लिए। सो लोन एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसिंग की जो वो है वो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए प्रोसेस, ठीक है, ताकि जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जिस लोकल एरिया में आप सर्विस केटर कर रहे हो, उनको समझ में आए। क्लियरली अपने टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर बताने हैं, कंपेयर कर कर, और वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को मदद करनी है। लोन्स टर्म्स एंड अप्रेजल, क्लियरली कम्युनिकेट लोन के टर्म, अमाउंट कितना रहेगा, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, रीपेमेंट कब तक होगी, कितने टर्म्स पे क्या टर्म्स होंगे, वो सब कुछ आपको क्लियरली उनको बताना है। डिसबर्समेंट एंड चेंजेस इन टर्म, एक तो लोन का अमाउंट कब डिसबर्स हो जाएगा, है ना, और ये सब आपको अगेन इस लैंग्वेज में बोल बताना है जो कि वहाँ के लोकल लोग समझ पाए। ठीक है, जिसकी जो लैंग्वेज है, मान लो आप पंजाब में ऑपरेट कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द टर्म्स एंड कंडीशंस आर spelled out in Punjabi as well. तो अबाउट एनी चेंजेस लाइक इंटरेस्ट रेट्स, ईएमआई शेड्यूल, कोई चेंजेस अगर आप मिडवे करते हो टर्म्स में तो वो भी आपको अपनी तरफ से कम्युनिकेट करना है। एनबीएफसीज कैन ओनली मेक फ्यूचर चेंजेस, और ये ऐसा नहीं है कि आप आके बोल दो कि अब से ना जो पिछले साल से इंटरेस्ट आया है वो पहले तो 10% था लेकिन अब उसको 12% कर देंगे, वो नहीं हो सकता। फ्यूचर के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्ट में कोई आप चीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते। जनरल गाइडलाइंस फॉलो करनी है। दे शुड नॉट, एनबीएफसी शुड नॉट इंटरफेयर इन द बोरोवर्स पर्सनल अफेयर्स। ठीक है, अगर वो अपना पैसा शांति से रीपे कर रहा है, पर्सनल अफेयर्स में जाने का कोई मतलब नहीं है। इफ बोरोवर वांट्स टू शिफ्ट लोन टू अनदर एनबीएफसीज,
और अगर आपको एज एन एनबीएफसी कोई ऑब्जेक्शन है, इट मस्ट बी रेज्ड विद इन 21 डेज। कोई हरासमेंट नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में लोन रिकवरी को लेकर। और पता है ऐसा क्यों इतने टाइट है? क्योंकि याद है ना एमएफआईज के केस में क्या हुआ था, है ना? कुछ हुआ था ना, कहाँ पे? अ, एक मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि रिकवरी मेथड्स, माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड रिकवरी मेथड्स इतने हार्श हो गए थे कि बहुत सारे मल्टीपल सुसाइड केसेस कुछ ही समय में सामने आए थे, है ना? तो इसीलिए ये जो कोर्सिव, जो अपना पैसे निकालने की जो आदत है या जो तरीके हैं, उनको बिल्कुल बैन करना चाहता है आरबीआई, ठीक है? तो किसी भी तरीके की हरासमेंट या अ, मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए कस्टमर्स को इन रीपेमेंट, ठीक है? टाइम देना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है, दैट शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी। ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उनके पास एक कंप्लेंट ऑफिसर होना चाहिए उन कस्टमर्स के पास, सो दैट दे कैन रीच आउट, और इसका फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हर एक एनबीएफसी की ब्रांच में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। कंप्लेन अगर 1 महीने में रिजॉल्व नहीं हुई तो कस्टमर आरबीआई के रीजनल ऑफिस के में जा सकता है। Language of the code always has to be the one that is understood by the customer. So local लैंग्वेज में ये कोड आपको, ये जो सारे इसके प्रोविजंस हैं, ये लिखने हैं, रिफ्लेक्ट करने हैं अपने ऑफिस में। और साथ ही एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लगाने। जो इंटरेस्ट चार्जेस है दे शुड बी रीजनेबल एंड बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ फंड्स, रिस्क एंड अदर फैक्टर्स मेंशन्ड बाय आरबीआई। सो इसके साथ ही हमने टॉपिक अच्छे से कर लिया है। नाउ ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर अलाउड टू बी कैरिड आउट बाय अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? एग्रीकल्चर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लीज हायर परचेज कर सकते हैं? शेयर्स बॉन्ड्स खरीद सकते हैं? तो क्या आंसर हो गया? ऑप्शन बी। Asset finance company in India, one whose income arising out of principal business is not less than dash of its total asset and income. कितना है? 60%। ये हमने अभी अभी बात करी है। तो इसके साथ ही हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपकी आज का ये एनबीएफसी का टॉपिक कवर कर लिया है। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जैब एग्जाम और आप चाहते हो कि आपको कोई सोर्स चाहिए जहाँ से आप इसके लिए प्रिपेयर कर सको, सो यू कैन विजिट edutap.in। तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है edutap.in पर जाकर, एंड व्हेन यू विल कम डाउन यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। यहाँ पर आपको लाइव क्रैश कोर्स दिख जाएगा जिसमें लाइव क्लासेस की मदद से आप सारा कुछ कवर कर सकते हो। 60 लाइव क्लासेस यहाँ पर रहेंगी, 2 आवर्स ईच, और एक कंपोनेंट को हम 50 क्लासेस में कवर करेंगे। 15 क्लासेस में, सॉरी नॉट 50 बट 15। इसके टाइमिंग्स बहुत अप्रोप्रिएट रहने वाले हैं, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। एंड इसमें लाइव क्लासेस के थ्रू जो आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लोगे वो तो है ही, उसके अलावा रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स एंड प्रैक्टिस के लिए ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सॉल्ट पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड और डीप कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, शेड्यूल देखना है और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। एफएक्यूज हैं, गो थ्रू देम, आपके बहुत सारे डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। साथ ही मार्च 80 कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप 80% तक का ऑफ अवेल कर सकते हो। अगर आपको लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं मैम रिकॉर्डेड देखना है अपनी कन्वीनियंस पे, तो मास्टर कोर्स इज देयर फॉर यू। यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशंस 10 to 15 मिनट के होंगे, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट क्लासेस, उसके थ्रू आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हो। एंड लाइव क्लासेस के थ्रू आप रिविजन कर सकते हो बिफोर द एग्जाम। कॉन्सेप्ट नोट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। ब्रोशर है, अगेन जस्ट गो थ्रू इट, रीड द डिटेल्स एंड डिसाइड विच कोर्स इज मोर सुटेबल फॉर यू। इसमें भी सेम आप कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आईईआईएफएस पढ़ना है सिर्फ, है ना, पीपीबी आता है, बाकी कंपोनेंट्स आते हैं, आईईआईएफएस नहीं आता, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ आईईआईएफएस का कॉन्सेप्ट क्लासेस, दैट इज रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशंस, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड ये सारा कुछ प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। अगर सिर्फ पीपीबी के लिए चाहिए, एएफएम के लिए चाहिए, तो हर एक कंपोनेंट के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आर अवेलेबल। एंड इफ यू फील कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप टेस्ट सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड if you have any more queries you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.